हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। जैसे कि आप सबको पता है, हमने दो सीरीज स्टार्ट की हुई है। एक इंडियन पॉलिटी बिल्कुल स्टार्टिंग से, और दूसरी हॉट टॉपिक्स जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में आपके काम आने वाली है, चाहे वो यूपीएससी मेंस हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी हो, या कोई आप पीसीएस मेंस को टारगेट कर रहे हो। तो जो करंट पॉलिटी से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हमने जो लास्ट में किया था वो भी काफ़ी रेलेवेंट दोनों टॉपिक्स रहे हैं। और आज जो हम कर रहे हैं, शिमला समझौता के बारे में हम करेंगे। तो शिमला समझौता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्योंकि ये बहुत संभावना है, प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी में भी ये जो इनका स्क्रीनिंग एग्जाम था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और काफ़ी और भी एग्जाम में ये पूछा जाता रहा है। तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि आपको इसकी सारी जानकारी, फैक्ट्स भी इसके पता होने चाहिए, और किस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से कैटर करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम जो पीछे के फैक्ट्स है वो तो करेंगे ही, हिस्ट्री में जो भी रहे हैं, जिस तरह के उद्देश्य रहे हैं, कब हुआ ये पैक्ट, और कब इसको क्या क्या प्रावधान इसके अंदर शामिल किए गए, किन के बीच समझौता हुआ, और ये क्यों रेलेवेंट रहा है, क्यों इरेलेवेंसी है इसकी, और आगे आने वाले टाइम में भी इसका क्या रेलेवेंट हो सकता है, और अभी निलंबन क्योंकि हो गया है तो इसके निहितार्थ में हमारी जो स्वायत्ता है या हमारी जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर क्या असर होने वाले हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को ये कैटर करने वाला है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स यहाँ आपको मिलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा फ्रेमिंग करने की कोशिश की है क्वेश्चन को। हालांकि ये पूरा मतलब मैंने सिर्फ की वर्ड्स इसमें यूज किए हैं कि भारत पाक द्विपक्षीय संबंध में भी आप यूज कर सकते हो इन फैक्ट्स को। शिमला समझौता निलंबन में भी कर सकते हैं, क्योंकि शिमला समझौता के इर्द गिर्द ही और आगे की जो हमारी राह है, निलंबन के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हम इस समझौता के निलंबन के बाद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सके, अपने देश की सुरक्षा को और प्रबल और बढ़िया बना सके, उससे रिलेटेड इसमें फैक्ट्स जोड़े गए हैं। भारत का परमाणु सिद्धांत जो आप सबको पता है कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं, तो उस लिहाज से भी अपने आप की सुरक्षा रखना, वो सब भी आप इसमें शामिल करके क्वेश्चन को बेहतर रूप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अब अगर इसके आंसर पर आए या इनके फैक्ट्स पर आए, बेसिकली आंसर नहीं कह सकते इसको, फैक्चुअल नॉलेज ही बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड इसके आसपास कोई भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहलगाम प्रकरण का थोड़ा सा आपको जिक्र करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगर आ जाता है कि पहलगाम प्रकरण है क्या। कि भाई टूरिस्ट जो थे वो गए थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि आतंकवादियों ने उन पर हमला किया, और मेल आतंकवादियों पर के एक तरह से ये चैलेंज किया था इंडियन सुरक्षा को कि भाई तुम अपने टूरिस्ट को नहीं बचा सकते हो, और ये उद्देश्य सहित किया गया था कि आप आई, हमने आपको टारगेट किया है, अब आप हमसे कैसे मतलब एक तरह से कहते हैं ना, आप हमसे लड़ोगे कैसे, है ना। इस तरह की स्थिति अगर हम आपके सामने सापेक्ष कर देते हैं, तो एक तरह से चैलेंज किया था इंडियन आर्मी को या भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को। हालांकि हमने बहुत बेहतर और बेहतरीन ढंग से मुकाबला या जवाब दिया उनको। भारत की जो प्रतिक्रिया रही है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में रही है, वो भी आप थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन के रूप में डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान ने घोषणा कर दी शिमला समझौता निलंबन की, जो कि 1972 में हुआ था। तो पाकिस्तान ने ये दिखाने के लिए कि पहले तो ये दिखाया कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई इसके अंदर हाथ नहीं था इस आतंकवादी हमले के अंदर, ये दिखाने की कोशिश की। बट जैसे ही भारत की प्रतिक्रिया उन्होंने देखी कि हम नहीं मानने वाले, हम नहीं मानने वाले कि उनका कोई हाथ नहीं था, तो उन्होंने हमसे पहले ही घोषणा कर दी शिमला समझौता निलंबन की। हालांकि उन्होंने कभी इस समझौते को उस तरह से लिया नहीं जिस तरह से लेना चाहिए था। वो हर रोज ही उसको निलंबित या निलंबित कर रहे थे या तोड़ रहे थे। एनीवेज, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है भारत पर ऑन पेपर तो पड़ ही रहा है ना। तो ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी नहीं मानते, क्योंकि हमने सिंधु जल समझौता को बोला कि हम निलंबित कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हम भी एक तरह से शक्ति रखते हैं समझौते को निलंबित करने की, तो सिर्फ उन्होंने प्रतिक्रिया ही दी थी। एनीवेज, ये तो ये बात होगी कि उन्होंने किया क्यों, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में कि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक प्रतिक्रिया के रूप में या भारत को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश के रूप में ही इसको निलंबित करने की कोशिश की है। अदरवाइज उनके अंदर इतनी, इससे क्या ही फर्क पड़ता है हमें कि वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत दिनों से ही इसके मतलब हम इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स देख ही रहे हैं कि वो कभी मानते नहीं है। एनीवेज, तो शांति और स्थिरता का भविष्य अंधकारमय हो गया। ऐसा लग रहा है, यानी कि शांति और स्थिरता यानी कि बातचीत बंद हो जाएगी, क्योंकि जब आप समझौता ही नहीं मान रहे हो, एक दूसरे देश के बीच में जो समझौता हुआ है तो दोनों ही देश नहीं मान रहे हैं, तो स्थिरता और शांति पर असर पड़ने ही वाला है। तो जेके यानी कि जम्मू कश्मीर पर जो एलओसी या नियंत्रण रेखा की बात की जाए तो उस पर है ज्यादा, क्योंकि जो शिमला समझौता निलंबन है उसमें जो मुख्य प्रावधान था ना वो यही था, ठीक है। हालांकि इन्होंने माना नहीं, मैं बार बार में ये आपको याद दिला रही हूँ, वो एक अलग बात है। प्रैक्टिकली क्या है और थ्योरेटिकली क्या है, ये दोनों चीजें आप समझदार है समझते हैं। उसके बाद जो शिमला समझौता हुआ है वो हुआ क्यों।
ठीक है? क्या इसके पीछे बैकग्राउंड रहा है और किनके बीच हुआ है और कब हुआ है? ये तीनों फैक्ट्स यहाँ पर हैं, जो 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ था और उसमें बेसिकली बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में था ये प्रोटेस्ट या युद्ध कहा जाए। तो वहाँ पर भारत बीच में नहीं आया था वैसे तो, लेकिन भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। स्टार्टिंग पाक की तरफ से हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। तो 6 दिसंबर 1971 को भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, स्टार्ट हुआ एक तरह से ये युद्ध और फिर पाकिस्तान ने हमारे समक्ष अपने आप को वो क्या कहते हैं आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तान की सेना ने। तो फिर इस सिनेरियो में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 2 जुलाई 1972 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ये द्विपक्षीय संधि हुई। ठीक है? अब इस संधि के उद्देश्य क्या थे? ये मेन उद्देश्य थे। एक तरह से ये चारों ही पाकिस्तान ने नहीं माने हैं। संबंधों को सामान्य बनाना, शत्रुता को समाप्त करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, द्विपक्षीयता के लिए खाका तैयार करना। ठीक है? ये उद्देश्य थे और प्रावधान जो थे, वो मेन प्रावधान देखिए कश्मीर से रिलेटेड ही था कि जो यूएन चार्टर के बाद अगर हम बात करें 1948 की, तो जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारी हेल्प करेगा और हालाँकि बाद में एक गलती साबित हुई, वो एक अलग बात है। तो वहाँ पर इसको सुधारने की कोशिश इंदिरा गांधी जी ने की। कश्मीर में जनमत संग्रह का जो आह्वान था यूएनएससी के प्रस्ताव नंबर 47 में, उसका विरोध हुआ। ठीक है? ये प्रावधान था कि हम वो नहीं मानते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कौन से नंबर का प्रस्ताव था? तो 47 देखो 47 में ही हम आज़ाद हुए और 47 प्रस्ताव है। ठीक है? फिर उसके बाद आता है जो नेक्स्ट प्रावधान है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। कि भई कश्मीर हो चाहे और अन्य विवाद हो सबका जो एक तरह से निपटान होगा वो द्विपक्षीय होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। युद्ध इसमें नहीं आना चाहिए या किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रावधान था संप्रभुता का सम्मान, यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि ये होता नहीं है, क्षेत्रीय अखंडता में भी बार बार में घुसता है पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत पर भी आरोप लगाता है कि हम बलूचिस्तान में घुसते हैं। तो यहाँ पर संप्रभुता का सम्मान कभी नहीं हुआ। युद्ध विराम रेखा का पुनः निर्धारण, तो जो एलओसी थी 1948 में जो सेट हुआ था कि यहाँ यहाँ हम हैं उस तरफ आप हैं और बीच में पाकिस्तान है, सॉरी बीच में अनसुलझा या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है? तो एलओसी का निर्धारण उस वक्त हुआ था, ये अनसुलझा मामला था। ये अच्छा मौका था इंदिरा गांधी जी के लिए कि इसको रिजोल्व कर देती उस वक्त, पर पता नहीं क्या ही उनके दिमाग में चल रहा था, तो उन्होंने इस चीज को कैटर पूरी तरह से नहीं सुलझाया और युद्ध विराम रेखा का पुनर्निर्धारण किया गया, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम जो है अभी तक भी वास्तविक वैसी की वैसी है और यही मूल विवाद भी है। बार-बार में पाकिस्तान उल्लंघन करता है इस चीज का और यही मूल कारण है अभी तक दोनों देश के बीच लड़ाई युद्ध का। ठीक है? नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया है राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी 2 देश हैं, उनके बीच में संचार एक मुख्य भूमिका निभाता है, उनके संबंध को बनाने में और खराब करने में। बनाने में और खराब करने के बीच में संचार मुख्य इसलिए हो जाता है अगर 2 देश बात कर रहे हैं, आपस में सोल्व करने के लिए बातचीत हो रही है प्रॉब्लम को या कोई प्रॉब्लम इवॉल्व हो रही है, तो उसको कैटर करने के लिए बातचीत हो रही है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन अगर संचार बंद हो जाएगा, तो वही बात हो जाती है कि जब 2 लोग बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन बात नहीं कर रहे तो मिसकम्युनिकेशन होता है। तो मिसकम्युनिकेशन से मुश्किलें हो जाती हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यात्रा व व्यापार भी इसी तरह का काम करते हैं कि अगर हम दोनों देश एक दूसरे के दोनों देशों के जो नागरिक हैं, एक दूसरे के देशों में यात्रा करेंगे, व्यापार करेंगे, तो इससे अ, व्यापार और यात्रा की वजह से दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जब आर्थिक या आर्थिकता बीच में आ जाती है, तो लड़ाइयाँ या युद्ध है वो कम हो जाते हैं। तो लोग व्यापार को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपने लाभ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है संबंध को सामान्य बनाने के लिए, है ना? नेक्स्ट जो था युद्धबंदियों की रिहाई, जो 93,000 जो युद्धबंदी थे पाकिस्तान के, उनकी रिहाई भी एक प्रमुख प्रावधान के रूप में थी समझौते में। अब निलंबन हो गया है, ठीक है? अब निलंबन से इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है या इसका असर क्या होने वाला है, अब इस बारे में बात है। तो जो द्विपक्षीयता से अंतरराष्ट्रीयता की ओर बदलाव होने की संभावना है। जैसे कि हमने बात की पीछे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी भी 2 देशों के बीच में हेल्दी रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि वो तीसरे देश या तीसरी किसी भी शक्ति का हस्तक्षेप वहाँ उनके बीच में ना हो। लेकिन अब क्या होगा? अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे देश। ये आपने निलंबन कर दिया है समझौतों का, तो अब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए जाएँगे, दूसरे देशों से ये हस्तक्षेप की माँग करेंगे, ठीक है? और जैसे कि ये माँग कर सकते हैं यूएन में, चाइना से और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन है ओआईसी उससे, ये बीच में आ सकते हैं मध्यस्थता के लिए।
तो प्रॉक्सी युद्ध का खतरा होगा। प्रॉक्सी एक तो होता है युद्ध, डायरेक्ट युद्ध करना कि भाई हम कर रहे हैं सीधा तुम्हारे ऊपर हमला, ठीक है, यानी कि सामने वाले को जिस पर आप हमला कर रहे हो उसको पता हो। लेकिन प्रॉक्सी वार या प्रॉक्सी युद्ध में क्या होता है, पता नहीं होता है कि सामने वाला कब और किस तरह से युद्ध कर रहा है। वो एक तरह से छद्म युद्ध की तरह काम करता है। जैसे कई बार प्रॉक्सी अटेंडेंस का नाम आपने सुना होगा ना, उसी तरह से प्रॉक्सी युद्ध होता है। और पाकिस्तान ने इसमें पीएचडी कर रखी है। 1984 में सियाचिन घुसपैठ की, 1999 में कारगिल, और अभी तक भी आतंकवाद के रूप में भी बहुत सारे छद्म युद्ध उन्होंने छेड़े हुए हैं। कूटनीतिक और सैन्य तनाव में वृद्धि होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने धारा 370 हटा दी है, ठीक है। देखिए हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, भारत नहीं करता है सपोर्ट, इसलिए भारत की तरफ से ये चीजें नहीं होने के बहुत ही मतलब 0% चांस है कि हम इस तरह की चीजें करेंगे। तो जो सैन्य तनाव में वृद्धि का जो कारण है वो धारा 370 जम्मू कश्मीर में ये ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये 370 भारत देश ने हटाई है, तो इसके अगेंस्ट जम्मू कश्मीरियों को भड़काने का काम पाकिस्तान करता है, जो कि अभी फिलहाल भारत चेष्टा कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि देश में स्पेशली जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में विकास हो, वहां पर जो लोकतंत्रीकरण है उसका सुदृढ़ीकरण हो, यानी कि सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है वहां पे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड हो जाए, और वहाँ डेमोक्रेसी अच्छे से अपने पैर जमा सके। जो वहाँ पर इतने दिनों तक जिस भी तरह की कंडीशंस रही है उसमें लोग अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करके बाहर निकले, पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन हो उनका, तो उन प्रयासों का को विफल करने की जो चेष्टा है वो पाकिस्तान करेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर वो स्टार्ट कर सकता है, और जब वो ये करेगा तो ऑब्वियसली हम आराम से बैठने वाले नहीं है, तो सैन्य तनाव होगा वहां पर। तो हमारी भी जो एक तरह से पोरस जो बॉर्डर है एरिया, जो बॉर्डर एरिया जो पोरस है, यानी कि जहाँ से इजीली वो आ जा सकते हैं, तो वहां पर तनाव बढ़ने की स्थिति ज्यादा बढ़ती है। दो परमाणु सशस्त्र देश हैं दोनों, है ना, तो दोनों के दोनों देशों के पास काफी परमाणु हथियार है, हमसे ज्यादा ही है पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो, जिस तरह से वो नंबर्स बताते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता हो गई है कि भाई दोनों के दोनों जो देश हैं वो कभी परमाणु शस्त्रों का यूज ना कर लें, ठीक है, तो वहां पर भी एक अलग ही सीन चलेगा, चल ही रहा है, वो डरे हुए हैं। उसके बाद है बहुपक्षीय सहयोग पर प्रभाव। जहां पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही मेंबर्स हैं, तो वहां जो उद्देश्य था उन क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे, तो वो भी पीछे रहने के ज्यादा चांसेस दिखते हैं। जैसे कि सार्क को वैसे ही बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया है 2014 के बाद, जब से आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश के बीच में बहस या मनमुटाव हुआ है। अब एससीओ पर भी इसी तरह का हो सकता है। अब जो नेक्स्ट भारत क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में, देखिए भारत जो कर सकता है ना, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकता है, अपनी सेना को मजबूत कर सकता है, अपने देश के लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सकता है कि वो ऐसी स्थितियों से कैसे निपटे। जैसे कि अब बात की जाए पहलगाम टूरिस्ट की, तो वहां पर अगर लोग थोड़े से अवेयर होते, अगर ऐसी चीजें हो जाती तो क्या करना है कैसे करना है, अगर वो ऑलरेडी ट्रेंड होते तो ये कैटर कर सकते थे, क्योंकि जो वहां पे आबादी थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, पहलगाम में जो भी टूरिस्ट थे नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, और लोकल्स भी काफी थे। लेकिन जो आतंकवादी थे वो तो 6-7 ही थे नंबर्स में। तो अगर उनको ट्रेनिंग पहले से दी जाती कि ऐसी स्थितियों में वो किस तरह से बिहेव करे, किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, तो 100% श्योरिटी थी कि इतनी कैजुअलिटी नहीं होती, है ना। तो भारत क्या क्या उपाय कर सकता है, ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली की तैनाती कर सकता है, जैसे कि अब डेवलपमेंट इतना ज्यादा है ड्रोन के एरिया में, तो अपने एलओसी पर, सीमा पर, और एआई जनरेटेड ड्रोन्स और एंटी ड्रोन रडार वगैरह का एक तरह से तैनाती वहां पर हो सकती है। उसके बाद उपग्रह उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स और यूएवी जो टेक्नोलॉजी है उससे निगरानी की जा सकती है 24 घंटे, ठीक है, हर वक्त की जा सकती है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हेरोन टीपी ड्रोन वगैरह का यूज करके भी की जा सकती है 24 घंटे की, हमारे जो बॉर्डर एरिया या जो बॉर्डर लाइन है वहां पर क्या क्या चल रहा है, वो किस तरह की चीजें या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनका पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है और उनको कैटर किया जा सकता है। उसके बाद है घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करना, जहां से घुसपैठ हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा पोरस है हमारा बॉर्डर, हमारी बॉर्डर लाइन, वहां पर ज्यादा तैनाती की जा सकती है। बीएसएफ, लोकल पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो ये ग्रिड मजबूती से डेवलप हो सकती है। तो बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है अगर वो ना हो तो और भी मजबूती हो सकती है, तो इस फील्ड में ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आतंकवादी घटनाएं होती है, तो कई बार सुनने को आया है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं और जो लोकल पुलिस है या बीएसएफ है या सेना और लोकल पुलिस है, उनके बीच में मिस कम्युनिकेशन था या कम्युनिकेशन लैक था। तो
ऐसी स्थितियाँ जो कि नहीं होनी चाहिए, उनसे तो बचा ही जा सकता है। अपना 100% तो दिया ही जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता और ग्राम रक्षा समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखिए, जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली हमारी बॉर्डर लाइन पर हो रही है, तो बॉर्डर एरिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर इन समितियों की, ग्राम रक्षा समितियों की और सामुदायिक सहभागिता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि वही लोग हैं जो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं डायरेक्टली। जैसे अभी पुंछ सेक्टर में जिस तरह की बॉम्ब शेलिंग हुई, तो उसमें ज़्यादा हताहत भी वही लोग हुए। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए था? किस तरह के तरीके अपनाने जाते जिससे कि कम उनका नुकसान होता? तो जैसे कि इज़राइल की तर्ज पर हम अपने लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण दे सकते हैं। अगर उनके ऊपर कोई किसी तरह का हमला होता है, तो वो उसका कैसे जवाब दें, वो सारी चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। और हमारी जो सतर्कता की प्रथम पंक्ति है, उसका निर्माण कर सकते हैं। पुलिस और आर्मी अगर एक साथ लोकल्स के साथ सहयोग करके एक ग्रिड का निर्माण करें। उसके बाद है व्यापक सीमा बाढ़ आधुनिकीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालाँकि इस पर हमारा इंडिया बहुत काम कर रहा है पिछले कुछ सालों से। अगर इसकी बात की जाए, ये है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रल बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, सीआईबीएम्स कहते हैं इसको। ये प्रबंधन प्रणाली होती है, एक तरह से एकीकृत होती है। इसमें यानी कि सारी चीज़ें एक साथ आके काम करती है, जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर्स, अर्थक्वेक डिटेक्टर और स्मार्ट स्मार्ट वॉल्स वगैरह जो होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड सेंसर्स, अर्थक्वेक डिटेक्टर और जो स्मार्ट वॉल्स है और बहुत सारी जो चीज़ें ना एक साथ आती हैं, तो एक तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस है उनको साथ लाके हम प्रॉब्लम के साथ एक साथ खड़े होकर उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है? और स्पेशली जो बॉर्डर लाइन है, अगर हम बात करें गुरेज, उरी और पुंछ सेक्टर्स की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, भारत के पास अगर हम बात करें तो इन चीज़ों के अलावा कोई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जाएँगे, वो हमारा कुछ उस तरह से हेल्प कर नहीं पाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम पाकिस्तान को आर्थिक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि सभी देश हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, वहाँ पर भी कुछ देशों का वर्चस्व है और सब अपने-अपने जो नेशनल इंटरेस्ट्स है ना, उनको ध्यान में रख के चीज़ें करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि उनका फ़ायदा भारत की तरफ आने पर, तो वो भारत की तरफदारी करेंगे। अदरवाइज़ कोई किसी का सहारा नहीं बनता। तो अपने आप ही अपनी चीज़ों को सँभालना पड़ेगा। अपने ही लोगों को शामिल करके विश्वास और एक तरह से सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करके लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाकर ही हम ऐसी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो उसी तरह का आपको ये यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है कि पाकिस्तान ने निलंबन तो कर दिया है, तो लेकिन ये निलंबन है, उससे पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं था कि भई ये इन चीज़ों में शामिल ना रहा हो। लंबे अरसे से वो आतंकवादी घटनाओं की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत ने बहुत बार इसकी शिकायत की है, बट ऐसा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है भारत को कभी। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो भारत के विरोधी राजनयिक और सामरिक और आर्थिक प्रयास करता रहता है और अभी जैसे यूएन की बात की जाए तो यूएन में उसको शामिल किया गया है, कई उसका कार्यक्रमों का हेड भी बनाया गया है कई संस्थाओं का। तो वो बहुत ही ज़्यादा अ, हमारे लिए अफ़सोस की बात थी कि एक ऐसे देश को आर्थिक कार्यक्रम का लीडर बना दिया है, जिसका मतलब खुद आतंकवाद पर एक तरह से कहते हैं ना कि चोर को ही चाबी सौंप दी गई है। हुँ, तिजोरी की। समझ रहे होगे आप मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एनीवेज़, तो निष्कर्ष जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि पाकिस्तान को हमें चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रूप में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी, कि उसकी कोई मदद या जो ऋण वगैरह है वो उसको ना मिल पाए, वो तो करना ही करना है। इसके अलावा जो औज़ारों की आपूर्ति हो रही है उसको, तो वो भी ना हो पाए। इसके अलावा जो पहलगाम प्रकरण उन्होंने किया है, तो वो भी एक सुनहरा मौका है हमारे लिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को जवाब देने की स्थिति में भी है कि भाई क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया है, तो हम अपने ये जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आतंकवाद के खिलाफ दे रहे हैं। तो एक लंबे टाइम के लिए हम उसको शांत कर सकते हैं। अभी उसकी स्थिति भी डावाडोल है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर रही हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर रही हो। उनके गृह युद्ध, उनके एक तरह से स्थिति गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा हो रखी है देश के अंदर। लोकतंत्र का तो हमेशा से वहाँ पर लोकतंत्र नाम की तो चीज़ ही नहीं है, ये कहना चाहिए। तो हम लास्ट में ये इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि बलूचिस्तान को भी हम इसका मतलब बलूचिस्तान को भी यूज़ करके हम उसको घुटनों पर ला सकते हैं, आर्थिक और सैन्य सहायता दे सकते हैं बलूचिस्तान को, जिससे कि हमारा ध्येय पूरा हो सकता है। हालाँकि हमने कभी ऐसे काम किए नहीं है, भारत हमेशा भारत की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक लोकतांत्रिक और एक अच्छे मीन्स को यूज़ करने वाली रही है। पर जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, जब पूरा विश्व ही अपने या पूरे विश्व के जो राष्ट्र है वो अपने राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, तो हमें भी करने में गुरेज़ नहीं रखना चाहिए। हालाँकि ये लास्ट विकल्प होना चाहिए, पर मतलब हम इसी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई लास्ट विकल्प होना चाहिए, लेकिन हमें इस विकल्प को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए।
क्योंकि हम और ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं देख सकते हैं, ठीक है? तो हम इस तरह से निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सारे अच्छे-अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और हम जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम सिंधु जल समझौते की बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा वो भी, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।